थोड़ा कम है, लगता है कार्य से आप लोग अभी तक फ्री नहीं हो पाए हैं, तो मुझे उम्मीद है जल्दी से आप फ्री होकर और अपनी तैयारी में जुटेंगे, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। ऐसे प्रश्न जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं और साथ ही साथ उस पर बेस्ड एग्जाम भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद इस दिन को विशेष बनाने के लिए। हाँ जी, बताइए। आपसे कह रहे हैं विकास का कौन सा आयाम, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा, नैतिक, सामवेगिक या संज्ञानात्मक? अगर मैं बात करूं तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बेटा जी कौन लेकर आता है? ये सिद्धांत जीन पियाजे साहब का है। किसका है बेटा जी? तो आप कहेंगे ये सिद्धांत जीन पियाजे साहब का है। मैं बात करूं भाषा विकास का सिद्धांत कौन लेकर आता है, तो हम कहेंगे नोम चॉम्स्की साहब। नैतिक विकास से अगर मैं बात करूं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये कोलबर्ग साहब ने दिया है। लेकिन अगर कहा जाए कि कोलबर्ग से भी पहले मोरल डेवलपमेंट की बात कौन करते थे, तो आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब जीन पियाजे हो जाता। बहुत बेहतरीन। हेनरी ए मुर्रे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन, कुल मिला के हमारे मतलब के हैं मुर्रे एंड मॉर्गन। हमारे मतलब के तो दो ही हैं, मुर्रे और मॉर्गन। पूरा पूरा नाम का कोई लेना नहीं। मुर्रे और मॉर्गन ने कौन सा परीक्षण निर्मित किया था? तो मुर्रे और मॉर्गन भैया ने कौन से परीक्षण को निर्मित किया था? वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये तो पाइन और टेंडलर लेकर आए थे। पाइन और टेंडलर लेकर आए थे। 16 व्यक्तित्व आयाम पर्सनालिटी फैक्टर, ये कैटल लेकर आए हैं। कथानक संप्रत्य परीक्षण, चित्र कुंठा परीक्षण, तो इसे कथानक संप्रत्य परीक्षण जिसे आप बोलते हो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, उसे लेकर आए थे 1935 में मॉर्गन मुर्रे। इसमें 31 कार्ड होते हैं। इन 31 में 10 कार्ड मेल के, 10 कार्ड फीमेल के, 10 कार्ड बोथ के, एक कार्ड खाली, ये मामला होता है। और चित्र कुंठा परीक्षण, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ये पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट किसका है? तो आप कहेंगे रोजनविक का है। इसका रोजनविक का 1949 में आया था। ठीक, याद आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए एक महत्वपूर्ण बात कहूंगी मैं आपको कि ये बात बिल्कुल लगती है, सही लगती है कि रेलवे स्टेशन पर इस समय बहुत ज्यादा भीड़ है। आ जाइए नेक्स्ट पर। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? अगर एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो कौन सा फैक्टर यूज में नहीं है? आपकी वृद्धि यानी शारीरिक विकास, वृद्धि, शुक्रिया बेटा जी, शुक्रिया, है ना। वृद्धि यानी शारीरिक विकास, पोषण चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नींद चाहिए। हैबिटेट वृद्धि से लेना देना नहीं है। आप कहाँ रहते हो इससे आपकी वृद्धि का लेना देना नहीं होगा। कच्चे घर में रहते हो, पक्के घर में रहते हो, इससे वृद्धि का लेना देना नहीं होगा। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त या अवाचिक परीक्षण है? कौन सा परीक्षण बेसिकली बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त या अवाचिक परीक्षण है? कल्चर फ्री अशाब्दिक परीक्षण को, अवाचिक परीक्षण को आप क्या कहते हो? उसको आप कल्चर फ्री टेस्ट कहते हैं। ठीक है ना साहब। तो बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, बैचलर का वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, अडल्ट इंटेलिजेंस जो कि आपको पता है 16 से 64 वर्ष के लिए है। ये तो मिश्रित है, ये तो मिश्रित है ना। मोहन स्वरूप भाटिया जी का, भाटिया जी का जो टेस्ट है, वो भाटिया जी का टेस्ट अशाब्दिक के साथ साथ क्या है? व्यक्तिगत भी है। क्या है? व्यक्तिगत भी है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये सामूहिक है, सामूहिक है, और ये भी अशाब्दिक है, ये भी अशाब्दिक ही है। लेकिन आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है
कि संस्कृति मुक्त और अवाचिक परीक्षण कौन सा है? तो देखिए, आपने भाटिया बैटरी को लगाना है। किसको लगाना है? भाटिया बैटरी को लगाना है। आए, क्रिएटिविटी क्रिएटिव चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, हाँ, कल्चर फ्री टेस्ट का मतलब होता है संदीप जी कि जिसपे संस्कृति का कोई प्रभाव न पड़े, यानी कोई भाषा ही नहीं है तो किसी भी तरीके का संस्कृति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वो जनरली बच्चों के लिए, गूंगे बहरे मतलब दिव्यांग लोगों के लिए, और उनके लिए जो उस भाषा को नहीं जानते उनके लिए इसको लाया जाता है। क्रिएटिविटी चिंतन के कौन सी प्रकार से संबंधित है? अच्छा, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हो, नहीं। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, नहीं। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो या डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हो। देखिए, अब सारी चिंतन यानी कई दिशाओं में सोचना, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप कई दिशाओं में सोच पाते हैं। यहां तक कि गिलफर्ड ने तो क्रिएटिव चिंतन को ही क्या कहा है? अपसारी चिंतन कहा है, डाइवर्जेंट, जिसमें आप एक से ज्यादा उत्तर सोचते हैं। क्रिएटिविटी के 4 तत्व बताए हैं टॉरेंस ने क्रिएटिविटी के 4 तत्व बताए हैं। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला, जो भी भैया व्यक्ति क्रिएटिव होगा उसके अंदर मौलिकता होगी, ओरिजिनलिटी। दूसरा, प्रवाहिता, आइडियाज धड़ 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 निकलेंगे। तीसरा, उन आइडियाज को क्या कर पाएगा? फ्लेक्सिबल होंगे, लचीलापन, क्या होगा? आइडियाज लचीले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तमाम एक आइडिया काम नहीं कर रहा दूसरा आइडिया लेके चल देगा। और अंतिम आप कहेंगे विस्तारण, उसको दुनिया के सामने एलोबरेट कर पाएगा, तो विस्तारण होगा। ठीक, मानसिक विमंदित शब्द को किस शब्द के साथ बदल दिया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया। रीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, रीट में उसी एरिया से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, ये पता लग जाता है। पैटर्न एकदम सेम रहता है, यानी मानसिक मंदता से संबंधित या प्रतिभाशाली से संबंधित, स्वालीनता से संबंधित, एडीएचडी से संबंधित, अति सक्रियता विकार, कुछ भी उस एरिया से उठा लिया जाएगा विकार से संबंधित। और जनरली लैंग्वेज बदलकर आप उसे हर एग्जाम में देख रहे हैं। आए भैया, क्या कहा जाता है? अब क्या कहा जाता है? तो दो जगह देखो, बौद्धिक प्रतिकूलता हो गया है एक जगह, और एक जगह लिख दिया है बौद्धिक अयोग्यता। मानसिक विमंदिता को यानी मेंटल रिटार्डनेस, पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं किया जाता। मेंटल रिटार्डनेस को आपने किस शब्द के साथ बदल दिया है? किस शब्द के साथ आपने मेंटल रिटार्डनेस को बदला है? हाँ जी, बिल्कुल, बेहतरीन, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सबका जवाब डी जा रहा है, यही गलती कर रहे हो। बौद्धिक अयोग्यता, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बौद्धिक अयोग्यता, प्रतिकूलता नहीं। प्रतिकूलता तो क्या होता है? जो पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो। प्रतिकूलता अनुकूल ना हो के क्या है? आपके प्रतिकूल है, उसे आप प्रतिकूलता बोलते हो, ठीक है ना? क्या रहता है? बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्रतिकूलता डिसेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसीलिए इसीलिए इसको प्रतिकूलता, इसीलिए हमें से ये प्रतिकूलता नजर आता है। मतलब हमने इसे सेम इस तरीके से वो कर दिया है इंग्लिश में ट्रांसलेट। लेकिन बौद्धिक अयोग्यता का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और बौद्धिक प्रतिकूलता का मतलब होता है नेगेटिवनेस। क्या होता है? नेगेटिवनेस, प्रतिकूल, विच इज नॉट फेवरेबल। तो इंटेलेक्चुअल अनफेवरेबिलिटी, ये कोई शब्द ही नहीं है। अनफेवरेबिलिटी कोई शब्द नहीं है, तो बौद्धिक अयोग्यता कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। मानसिक विमंदित शब्द को, अच्छा 2 बार हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप याद ही रखेंगे कि क्या कहते हैं। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? अगर आप पर्सनालिटी की बात करते हैं तो विच इज नॉट राइट, कौन सी बात सही नहीं है? हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा है जी। व्यक्तित्व की कुछ शील गुण आपको पता है
स्थायी होते हैं, आपके व्यक्तित्व की नींव होते हैं जी। आपका व्यक्तित्व ऐसा अस्थिर नहीं होना चाहिए जी। तो क्या नहीं है, आपका व्यक्तित्व अनूठा होता है, सामान्य नहीं। तो आपसे कह रहे हैं व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणाएं जितनी भी आपने पढ़ी हैं उसमें आपने क्या नहीं, क्या सत्य नहीं है। तो भैया ये सत्य नहीं है कि भैया व्यक्तित्व जनरल होता है, सामान्य होता है। व्यक्तित्व स्थायी होता है, अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर कुछ गुण स्थायी होते हैं। व्यक्तित्व के अंदर स्थिरता होनी चाहिए, ये नहीं कि अभी आप अपरिचित के रोमियो बन जा रहे हो और बाद में लड़की को हाँ कुंभकूपम करते हुए फेंक दे रहे हो उसको आग में। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा है, सामान्य नहीं है। नथिंग इज जनरल इन द पर्सनालिटी। आए, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बच्चों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जिनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, ऐसे बच्चों को आप किस रूप में वर्गीकृत करते हैं, बताएंगे? बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, क्या कहते हो, अपराधी? अरे बेसिक सुविधाएं नहीं है, अपराधी बालक तो वो है जो असामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है। इससे असामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है, वो है अपराधी। विशिष्ट बालक या एडवर्स सर्कमस्टेंस में रहने वाला बालक या पिछड़ा बालक जिसके पास चिल्ड्रन डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज। मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, फैसिलिटीज की बात कर रही हूँ, फैसिलिटीज की बात कर रही हूँ। अगेन रीड द क्वेश्चन, अगेन रीड द क्वेश्चन। मैंने कहा कि न्यूनतम बेसिक सुविधाओं से भी वंचित है ये बच्चा, तो इसे क्या कहोगे? बेसिक सुविधाओं से भी वंचित है बेटा जी ये बच्चा, क्या कहोगे? प्रतिकूल परिस्थितिगत विशिष्ट या पिछड़ा बालक। हाँ, इसकी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, तो परिस्थितियां एडवर्स हैं, प्रतिकूल हैं। ठीक है ना साहब, क्या है? प्रतिकूल है। पिछड़ा बालक तो वो है जो अपनी क्लास से नीचे की क्लास का भी, याद आया, जो अपनी क्लास से नीचे की क्लास का, अपनी क्लास से नीचे की क्लास का भी काम नहीं कर पाता, क्लास का भी क्या नहीं कर पाता, अपने क्लास से नीचे की क्लास का भी क्या नहीं कर पाता, प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। ठीक आओ, निम्न में से कौन सी बच्चों के लिए अधिगम की प्रोसेस नहीं है? यहाँ आपको बताना है कौन सी बच्चों के लिए अधिगम की प्रोसेस नहीं है। अधिगम की प्रोसेस में कौन सी चीज नहीं आएगी, कौन सी चीज नहीं देखने को मिलती है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कौन सी अधिगम की प्रक्रिया में नहीं है? आप सीख रहे हो, आप रिफ्लेक्शन करोगे ही करोगे। प्रतिबिंबम क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, अपनी सोच पर सोच, अपने काम पर सोच। तो ये एक तरीके से मेटाकॉग्निशन है। क्या है बेटा जी? मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान परासंज्ञान जिसे बोलते हैं, अधिसंज्ञान कह लीजिए इसे या कह लीजिए परासंज्ञान। क्या कह लीजिए? अधिसंज्ञान कह लीजिए या कह लीजिए परासंज्ञान, क्योंकि व्यक्ति अपनी सोच पर सोच कर रहा है। तर्क, तर्क तो होता है, परिपक्वता नहीं है। क्या नहीं है? परिपक्वता नहीं है, क्योंकि बच्चा जो सीख रहा है, बच्चा अभी परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसकी अधिगम की प्रक्रिया में परिपक्वता नहीं है। अधिगम के कंसेप्ट के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम के कंसेप्ट के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। बेटा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड अल्फाज एनईपी जो आई थी 1986 की, उससे रिलेटेड है, 1987 में आया था ओबीबी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ठीक है ना? आपका डी है, बहुत बढ़िया। लर्निंग क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है, यही गलत है, यही गलत है। लर्निंग के बारे में यही बात सच नहीं है, क्योंकि देखिए लर्निंग आपके व्यवहार में परिवर्तन करता है जी, स्थायी अंतर दिखाई देता है क्योंकि परमानेंट चेंज हो जाता है, अब आप गोलू नहीं रहते। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है बिल्कुल, लेकिन लर्निंग जन्मजात प्रक्रिया नहीं। शिक्षा में कंसेप्ट मैपिंग इसके द्वारा सुझाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। याद रखना, कंसेप्ट मैपिंग, कंसेप्ट मैपिंग की बात कि अगर कोई कंसेप्ट है, जैसे हमने कल पढ़ा था CDP, और फिर उसके अंदर हमने पढ़ा वृद्धि एंड विकास। उसमें हमने क्या पढ़ा? वृद्धि व विकास पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसमें आगे की तरफ देखा कि भैया बुद्धि पढ़ा, व्यक्तित्व पढ़ा, ये सब। तो इस तरीके से बुद्धि के प्रकार पढ़े, ये जो हम शॉर्ट फिगर टाइप में बना लेते हैं, यही कहलाता है कंसेप्ट को समझने के लिए कंसेप्ट का मैपिंग। और कहाँ हमारी कमी रह गई है, हम किन टॉपिक्स को भूल रहे हैं, उनके लिए भी कंसेप्ट मैपिंग और शॉर्ट रिवीजन के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। कौन किसने सुझाया? जोसेफ डी नोवाक। नोम चॉम्स्की किससे जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे भाषा विकास से जुड़े हुए हैं। नोम चॉम्स्की का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत को आप कहते हो, आप इसको कहते हो भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। क्या कहते हो? भाषा अधिग्रहण या अर्जन का सिद्धांत। भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत या लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी आप इसे कहते हो, ठीक है ना। कार्ल जुंग, जुंग किससे जुड़े हुए हैं? तो जुंग का सिद्धांत कहेंगे आप विश्लेषणात्मक सिद्धांत है। कौन सा विश्लेषणात्मक सिद्धांत है? किसका? युंग का। कार्ल युंग का कौन सा सिद्धांत है? तो आप कहेंगे विश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना। हाँ, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी आप कहिए, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी यानी सार्वभौमिकीकरण, व्याकरण का सार्वभौमिकीकरण का सिद्धांत भी नोम चॉम्स्की का है। तो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, ये भी नोम चॉम्स्की के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। शुक्रिया बेटा जी। नैसर्गिकता से यानी कि एकदम जेन्युइन वे में विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा, विचारों की सूची को कलेक्शन के द्वारा विशेष समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि, ग्रुप में कलेक्टिव रचनात्मक, कलेक्टिव मतलब वो क्रिएटिव विधि को क्या कहा जाता है? इसका आपको मुझे जवाब देना। शुक्रिया बेटा जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है? तो देखो भैया, इसको कहते हो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। क्या कहते हो इसको? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हो। क्या कहते हो? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हो। अच्छा, आप कह रहे हो समस्या समाधान विधि। यहाँ आप याद रखो, समस्या समाधान की समूह रचनात्मकता। क्या कह रहा है वो? समस्या समाधान की कैसी? समूह रचनात्मकता विधि। कैसी? समूह रचनात्मकता विधि। तो क्या कहोगे इसको? बिल्कुल, इसको क्या कहोगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन लेके आया? एफ ऑसबॉर्न लेकर आया। कौन लेकर आया? एफ ऑसबॉर्न लेकर आया। कौन लेकर आया? एफ ऑसबॉर्न। क्लासरूम लर्निंग में मोटिवेशन की भूमिका किस से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? क्लासरूम लर्निंग में मोटिवेशन की भूमिका किस प्रोसेस से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? बताएं साहब, किस प्रोसेस से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? क्लासरूम लर्निंग में मोटिवेशन, मोटिवेशन की भूमिका किससे डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है? अगर आप मोटिवेट होगे तो आपका एस्पिरेशन का लेवल हाई होगा। एस्पिरेशन का लेवल क्या होता है? कि भैया आपका मोटिवेशन हाई होगा कि मेरे को ये पाना है। ठीक साहब, अगर आप मोटिवेटेड होगे तो आप सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रशंसा या आलोचना दोनों से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये तो अभिप्रेरणा में शामिल है। अगर पॉजिटिव मोटिवेशन है आपका, पॉजिटिव मोटिवेशन है, तो आप अंदर से मोटिवेटेड हैं। और अगर आप प्रशंसा या आलोचना, प्रशंसा पाने या आलोचना से बचने के लिए लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप बाहरी तौर पर मोटिवेटेड हैं, जिसे नेगेटिव कहा जाता है। इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट अब आए ना। अब बताओ वहां क्या मैं होंगी जो आपके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी और फिर आपको डी से बी पर लेकर आऊंगी? वहां मैं तो नहीं होंगी बेटा। कल की पीडीएफ डल गई है बच्चे,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सच नहीं है, कौन सा सही नहीं है? आरटीई 2009 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल। और दिव्यांग बच्चों में 6 से 18 साल। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, जी बिल्कुल, धारा 21। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, या प्राथमिक शिक्षा के लिए बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर किसका, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, राज्य स्तर पर कार्यकारी परिषद का गठन। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, यही नहीं है। कितने घंटों का कार्य की बात कही है? 45 घंटों के कार्य की बात कही है। किसकी बात कही गई है? 45 घंटों के कार्य की बात कही गई है आरटीई 2009। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली, देखो आ गया, एज इट इज नोट्स से उठी हुई चीज है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और साइकोलॉजिकल विशेषताओं को क्या कहते हो? प्रोटोटाइप, कार्योटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्या है भैया ये बताओ जल्दी से, क्या है? फिनोटाइप, जीनोटाइप? शुक्रिया बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताएंगे क्या कहते हो? एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल्दी से बता दो, क्या कहते हो? पक्का फिनोटाइप? पक्का फिनोटाइप है? देखो बाद में कोई कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल लक्षण प्रारूप फिनोटाइप। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। घबराने का नहीं है, अंग्रेजी में ही याद रखो इसे। कुछ चीजें अंग्रेजी में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं करेंगी। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप है, ठीक है ना साहब? जीनोटाइप क्या है? जो टोटली अनुवांशिकता पर डिपेंड है। किस पर? टोटली अनुवांशिकता यानी जीन्स पर डिपेंड, अनुवांशिकता पर डिपेंड, ठीक है ना? लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल और दैहिक वो चीजें, वो विशेषताएं जो दिखाई दे, जो दिखाई दे, वो क्या कहलाएंगी? फिनोटाइप कहलाएंगी। जब हम अनुवांशिकता वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था? फिनोटाइप पढ़ा था, जीनोटाइप पढ़ा था, दोनों। जीनोटाइप किसी व्यक्ति की ऐसी विशेषताएं जो टोटली अनुवांशिकता पर डिपेंड करती हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दिखें। लेकिन जैसे ही शब्द आ जाए दिखाई देने वाली, और दिखाई देने वाली दैहिक और साइकोलॉजिकल, ठीक है ना? दैहिक और साइकोलॉजिकल। आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां, पता नहीं जी को। तो दैहिक और साइकोलॉजिकल विशेषताएं क्या कहलाती हैं? फिनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट विकास? तो विकास संपर्क का उत्पाद है। आप इंटरैक्शन करते हो तो उसका रिजल्ट है डेवलपमेंट। विकास क्रमबद्ध तरीके से चलता है, सीक्वेंस है, सही है। विकास इंडिविजुअल प्रोसेस है। क्या विकास इंडिविजुअल प्रोसेस है? आप बताइएगा। विकास विशेष से सामान्य तक बढ़ता है, आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। विकास विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है, पक्का? आप सारे के सारे इसका डी बोल रहे हो, पक्का? देखो बाद में मत कहना कि तुम्हें तुम्हारी बहन ने बताया नहीं था। पक्का? लॉक करूं? जल्दी से करूं, बिना किसी भेदभाव के कर दूं? पक्का? सामान्य से विशेष, शाबाश, यही गड़बड़ी है। तुम इस बात को पकड़ पाए, ये बहुत बड़ी बात है यार। तुमने एक ही बार में पकड़ लिया उस बात को कि विकास तो जनरल से स्पेसिफिक होता है। विकास कैसा होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। खली के भी बच्चा होगा ना, तो वो भी पहले सामान्य विशेषताएं दिखाएगा, फिर जैसा वातावरण आप उसको दोगे उसके बाद वो विशेष विशेषताएं दिखाएगा। विशेष से सामान्य क्या चलता है ये और बता दो यार, दिल खुश हो जाएगा बेटा जी एकदम। क्या बात है, आज तो तुम जन्मदिन पे वास्तव में, ये है गिफ्ट, ये है गिफ्ट, ये करा करो, ये करा करो तो लगे मेरे को एकदम। शुभकामनाएं तुम बिल्कुल कतई मत दो मेरे को। आगमन विधि, और आगमन विधि क्या है बेटा जी? आगमन विधि शिक्षण सूत्र है आपका, शिक्षण सूत्र है। क्या है बेटा जी? शिक्षण सूत्र है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जी बिल्कुल विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, प्लीज एक चीज को नोट कर लेना बिट्टू। विकास तो भैया विकास सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, विकास तो हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम क्या है? अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। अधिगम क्या है बेटा? तो आप कहोगे अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और विकास संपर्क का उत्पाद है, बिल्कुल,
क्योंकि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो उनके विचारों को आप भी जानोगे। बिल्कुल, आगमन विधि, निगमन विधि, अरस्तु। कौन पियाजे द्वारा बताए गए बौद्धिक विकास के 4 निर्धारकों में से नहीं है? पियाजे कहते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को 4 चीजें प्रभावित करती हैं। आपकी स्कीमा को 4 चीजें प्रभावित करती हैं। पहली, कि आप जब ज्ञान लेते हो तो वो पुराने ज्ञान के साथ ऑर्गेनाइज होता है, संगठित होता है। दूसरी, आप अनुकूलन करते हो। अनुकूलन में भी आप क्या करते हो? 3 प्रक्रियाओं में से कोई प्रक्रिया करते हो। तो कौन सा नहीं है? सोशल ट्रांसमिशन नहीं है, सामाजिक संचरण नहीं है। अनुभव की भी बात है, संतुलन की भी बात है, लेकिन सामाजिक क्या नहीं है बेटा? संचरण नहीं है। सोशल ट्रांसमिशन की बात कौन करेगा? भैया प्याजे भैया तो कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और वो खोज लेगा अपने आप। किसके साथ? वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके खोज लेगा अपने तरीके से। सामाजिक संचरण की अगर बात करते हैं तो वो अपने एक ही भैया हैं, उनका नाम है वाइगॉत्स्की द ग्रेट भैया। अब पर्यावरण से संबंधित समस्या, कमजोरियों और अंतराल का अर्थ जानने की क्षमता खाली स्थान की एक विशेषता है। आप भैया पर्यावरण से संबंधित आपको समस्या समझ में आ रही है, पर्यावरण में क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं, अंतराल का अर्थ और गैप्स आप समझ पा रहे हो चीजों को लेकर। इसको जानने की क्षमता किस बच्चे में होगी? प्रतिभाशाली, एवरेज, क्रिएटिव बच्चा? किसी में नहीं। किस बच्चे के अंदर ऐसी विशेषताएं होंगी कि वो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को समझ पा रहा है, कमियों को समझ पा रहा है, गैप्स को समझ पा रहा है, इन सारी चीजों को सेंस कर पा रहा है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्रिएटिव बच्चा होता है। ये कौन होता है? क्रिएटिव बच्चा। नहीं बेटा, ये प्रतिभाशाली बच्चा नहीं है। ये कौन है? ये है रचनात्मक बच्चा। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को रचनात्मक बच्चे की एक विशेषता ये है कि ये रचनात्मक बच्चा जो है वो वातावरण की चीजों को लेकर सेंसिटिव है, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाता है, समायोजन बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, लीजिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 को एक 10 सेकंड और देते हैं, अभी तो ज्यादा दूर नहीं गए। आ जाओ, आ जा गुड़िया, माँ माँ माँ, गुड़िया आओ ना, आज आओ जो मेरी बेटी। हाँ बताओ। मेरा बच्चा को खूंटी पर लटका देती है। देखो, माँ ने डांटा, पहले वो घर में घुसी और कई दिन तक डांटने के बाद सुधरी है। घर में घुसती है, कोट पहनती है, कमरे के पास जाती है, कोट को खूंटी पर लटकाती है। ये किसका एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया, याद रहा तुम्हें? ये चेन लर्निंग है कि एक एक चीज को स्टेप्स में करना है। ये चेन लर्निंग है। इतनी डिटेल श्रृंखला अधिगम में ही दी जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि क्या होगा, जिसमें ये बताया जाता है कि ये कोई भी काम जो होता है वो एक एक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया नहीं होती, इसमें कई सारे उद्दीपकों के प्रति कई सारी अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। हाँ, शूज पहनाती हूँ मैं। ठीक है ना साहब? आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके नया रिएक्शन सीखता है। कि वीर बाबू किसी का क्या कर ले? रॉबर्ट यानी कि अधिगम सोपानगी में आता है कंसेप्ट लर्निंग कि भैया व्यक्ति जो है वो क्या करे? एक व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय दूसरे का व्यवहार का अवलोकन करके नई प्रतिक्रिया सीखे। क्या कहो? हाँ, तो सामाजिक अधिगम और लाने वाला कौन? अल्बर्ट बंडूरा। कौन लेकर आए? अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने कहा जरूरी नहीं कि हर काम को आप ही करो, आप दूसरे को देखकर भी सीख सकते हो। कंडीशनिंग की थ्योरी किसकी है? तो आप कहेंगे पावलव की है। किसकी है? पावलव की। एक्सपेरियंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव जन्य लर्निंग की बात कौन करते हैं? कार्ल रॉजर्स करते हैं। आपका जो सीखना है वो इंसिडेंटल होता है, एक ही प्रयास में होता है। आपका सीखना एकल प्रयास में होता है, आकस्मिक होता है। एकल प्रयास भी मत बोलो, आपका सीखना एक झटके में होता है, इंसिडेंटल होता है। ये वाली बात अगर मैं कहूं तो इंसिडेंटल लर्निंग की बात करते हैं गुथरी, कि आपका सीखना एक ही प्रयास में होता है और एक ही साथ आपको चीज चमकती है एक साथ। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या हैं? व्यक्तिगत कारक जो एक व्यक्ति से ही जुड़े होंगे, सबसे नहीं, है ना? मास मीडिया, ये तो मास मीडिया है तो ये तो बहुत सारे लोगों से जुड़ा होगा। सहकर्मी समूह, ये भी कई सारे लोगों से जुड़ा हुआ होगा। ये भी क्या होगा? कई सारे लोगों से जुड़ा होगा।
टीचर टीचर भैया एक के लिए थोड़ी ना, यहाँ देखो सारे बालक है मेरे, सबसे जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, मैच्योरिटी एंड एज कहेंगे। क्या कहेंगे, मैच्योरिटी एंड एज कहेंगे। क्या कहेंगे, मैच्योरिटी एंड एज कहेंगे। ये इंडिविजुअल कारक है, कौन कब मैच्योर हो रहा है, किसकी क्या एज है, ये इंडिविजुअल कारक है। ठीक है ना साहब। आ जाओ, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी का कौशल विकसित करता है, लेकिन यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। गेंदबाजी का कौशल बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं करता, क्या कहेंगे बताओ। बहुत बेहतरीन। जल्दी 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 बताएंगे क्या क्या रहेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी का कौशल विकसित करता है, लेकिन बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं। जाहिर सी बात है, लर्निंग का कोई ट्रांसफर ही नहीं है, तो इसे कहेंगे लर्निंग का जीरो ट्रांसफर। क्या कहेंगे, जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव होता तो फायदा मिलता, एक से दूसरे में क्या मिलता, फायदा मिलता। नेगेटिव होता तो एक से दूसरे में क्या आती, बाधा आती। ये क्या कहलाया जाएगा, दिस विल बी नोन एज द, क्या कहलाया जाएगा, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कोई फायदा किसी चीज का नहीं हुआ। अगर सिगमंड फ्राइड पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों की संख्या व्यक्तित्व विकास को, सिगमंड फ्राइड पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों की संख्या व्यक्तित्व विकास को स्टेजेस के संदर्भ में समझाती है। ये फ्राइड, सिगमंड फ्राइड साहब हो, है ना, अपने पियाजे साहब हो, ये बताते हैं स्टेजेस में होती है, स्टेज थ्योरी की बात करते हैं। लेकिन केवल पियाजे ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया, पियाजे ने किस चीज पर फोकस किया उस पर बताओ जल्दी से, कि पियाजे साहब ने निम्न में से किस पर बताया है, निम्न में से किस पर फोकस किया है। आ जाओ, सी को लॉक किया जाए। अरे नहीं, सच्ची, चरणों की व्याख्या व्याख्या करने के लिए संज्ञा, विकास के चरण जो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। पियाजे तो पर्यावरण को मानते ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं पियाजे के लिए वजह। प्रारंभिक शिशु अनुभव के चरणों के केवल प्रतिबंधित प्रभाव नहीं, इसकी भी चरणों की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक परिवर्तन, और आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए उन्होंने चरणों को एक्सप्लेन किया है। हाँ बिल्कुल सच्ची मुच्ची, कि उन्होंने क्या किया है, चरणों की व्याख्या करने के लिए, संज्ञानात्मक परिवर्तन को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, चरणों की व्याख्या की है, स्टेजेस की थ्योरी बताइए। गिलफर्ड साहब ने, जेपी गिलफर्ड साहब, सिद्धांत का नाम छाप दो इसके अंदर फटाक से। जेपी गिलफर्ड साहब ने अभिसारी सोच, अभिसारी सोच यानी कंजड़ थिंकिंग, कंजड़ थिंकिंग, किसी की कंजड़ थिंकिंग होगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी घटिया सोच होगी, एक ही सॉल्यूशन निकालेगा किसी भी प्रॉब्लम का, एक ही दिशा में सोचेगा। मेरी मम्मी ऐसे करती थी। आजकल एक मूवी बड़ी चर्चा में है, मिसेस, मिसेस के अंदर वो बुड्ढा यूं कहता है, बेटा चटनी तुमने मिक्सी में करी है सिलबट्टे पे हाथ जलते होंगे ना, हाथ, अबे बुड्ढे तेरे को सिलबट्टे पे ना पीस दे वो, है। गिलफर्ड ने कंजर थिंकिंग, यही होती कंजर थिंकिंग, अभिसारी सोच, है ना, एक चीज के लिए एक ही दिशा में चलना है, डाइवर्जेंट नहीं है। इसको क्या नाम दिया है, क्या इसे बुद्धि कहते हैं, क्या इसे रचनात्मकता कहते हैं, क्या इसे बुद्धि और रचनात्मकता दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अभिसारी सोच को क्या कहते हैं, अभिसारी सोच को क्या कहते हैं, बताएंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बुद्धि होगा हिंदी के हिसाब से चाचा की लाडली, सॉरी चाची की लाडली। अरे भैया, जेपी गिलफर्ड आदमी, बढ़िया भला आदमी। सिद्धांत का नाम बताओ भैया जी का, सिद्धांत का नाम बताओ भैया जी का, सिद्धांत बताती हूँ। भैया जी के सिद्धांत का नाम है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्या नाम है भैया के सिद्धांत का नाम, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्या नाम है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत है। भैया जी के सिद्धांत का नाम है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। 3D मॉडल इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिविमीय, त्रिविमीय यानी त्रिआयामी, त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत आप इसको बोलते हो। और इसमें इन्होंने बताया कि कभी भी समस्या होगी
तो हम यार पहले तो वो समस्या, विषय वस्तु जो होगी उस समस्या की, कंटेंट जो होगा उस समस्या का, वो 5 में से किसी एक प्रकार का होगा, ठीक है ना। फिर उस पर हम प्रोसेसिंग करेंगे, संक्रिया करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, संक्रिया करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, वो 6 में से एक प्रकार की करेंगे। फिर उस पर जो रिजल्ट निकलेगा, उत्पाद निकलेगा, प्रोडक्ट जो निकलेगा, वो 6 में से किसी एक प्रकार का निकलेगा। अब इसमें जब वो प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं, पहले इन्होंने जो टर्म दिया था वो दिया था अभिसारी चिंतन, जिसे बुद्धि से जोड़ा, और बाद में इन्होंने अपसारी चिंतन भी दिया, जिसे ये बेसिकली किससे जोड़ते हैं, अपसारी चिंतन को क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। अपसारी चिंतन को किससे जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, ये बात याद रखिए। दृष्टिकोण क्या है, बड़ा प्यारा प्रश्न है भैया। दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड, किसी चीज को लेकर रवैया, एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के माध्यम से साइकोलॉजिकल वस्तु के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रिया करने के लिए आपको प्रवोक करेगी। ठीक साहब। एक विशेषता है जो किसी प्रवृत्त क्षेत्र में कुछ आपको पर्सनल प्रशिक्षण दिया जाए, कुछ ज्ञान या कौशल के साथ प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता के लिए लक्षणात्मक है। किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति की संभावित क्षमता है। क्या कहेंगे, बताएंगे जल्दी से, कि किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति की संभावित क्षमता है। व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से बताएंगे, मजा आएगा, जल्दी से बताएंगे। तो क्या है एटीट्यूड, क्या है भैया जी दृष्टिकोण, इसका हमें सही सही जवाब चाहिए आप लोगों से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, सबका ए है, लॉक करूं, बहुत बढ़िया। एटीट्यूड क्या है, किसी चीज के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रवैया या प्रतिक्रिया आपकी। तो ये होती कैसे है, एटीट्यूड एक इमोशनल स्टेटस है जो आपको अनुभव हुए हैं, उनके बेसिस पर आप साइकोलॉजिकली किसी चीज के लिए पॉजिटिव या किसी नेगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सबसे संतोषजनक सुरक्षा युक्तियों के रूप में काम करेगा। कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ बालक है दिव्यांग, शारीरिक रूप से अक्षम है भैया, तो उसके लिए कौन सी रक्षात्मक युक्ति बढ़िया काम करेगी बिट्टू, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कि वो अपनी पहचान किसी अन्य सक्सेसफुल आदमी में ढूंढेगा। युक्तिकरण, औचित्य स्थापन जिसे आप बोलते हो, युक्तिकरण औचित्य स्थापन, कि भैया वो रैशनलाइजेशन करेगा इस बात को लेकर, कल्पना करेगा, कल्पना कर नहीं रहा, वो क्या करेगा, युक्तिकरण, कि अच्छा है भगवान ने पैर नहीं दिए, जिनके पैर होते हैं वो इधर उधर क्या करते हैं, भागे दौड़े रहते हैं, अंगूर खट्टे हैं, समय बर्बाद करते हैं, मेरा समय तो नहीं बर्बाद होगा। तो क्या कहेंगे, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर क्या है, खट्टे हैं, अंगूर क्या है, खट्टे हैं, ये वाला मामला हो जाएगा। ठीक है ना साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे दें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज जो तैयारी रीट की है उसके बाद यकीन मानिए हम अपने 3rd ग्रेड के एग्जाम को फोकस करते हुए जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। 3 से लेकर 10 वर्ष लिखा हुआ है, कहीं कहीं 3 से लेकर 11 वर्ष भी आता है, तो घबराना नहीं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण यानी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बोले तो सीएटी, जिसकी उम्र है 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कितने कार्ड हैं ये भी बता दो भैया, कार्डों की संख्या है 10 कार्ड। लाने वाला कौन, लियोपोल्ड ब्लांक, लाने वाला कौन, तो आप कहेंगे लियोपोल्ड ब्लांक है। कौन है, लियोपोल्ड ब्लांक साहब है। इसमें कार्ड प्रतिस्थापित किससे किए जाते हैं, बताएं। जीवित वस्तुओं के लिए निर्जीव वस्तुएं, लोगों के लिए जानवर, पुरुषों के लिए मादा, वयस्कों के लिए बच्चे। क्या किससे रिप्लेस करते हो आप, लोगों के लिए क्या करते हो, लोगों के स्थान पर जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनको लगा लेते हो। क्या करते हो, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनको लगा लेते हो। रचनात्मकता को पोषित करने के लिए एक टीचर को किस विधि की मदद लेनी चाहिए, भैया टीचर को आपके अंदर क्रिएटिविटी ठूस ठूस कर लानी है। बहुत बढ़िया मनीष, लियोपोल्ड ब्लांक 1948 ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, क्या बात है, 1948 लिख लो। और तस्वीर कुंठा 1949 रोजनविंग का, ठीक साहब,
बहुत बढ़िया 1948, ये लो, ये लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो क्रिएटिविटी को पोषित करने के लिए टीचर को क्या करना है? बुद्धि उत्तेजक व्याख्या दे देनी है, लेक्चर दे देना है, अरे तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना चाहिए, बादाम खाओ, ठीक है, ये करो वो करो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से इसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये आप बोल के भग गए, ठीक है, ठीक, ये तरीका अपनाओ। और इस तरीके से टीचर तुम्हारी क्रिएटिविटी को क्या कर सकता है? पोषित कर सकता है। एफ ऑसबॉर्न की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 टीचर के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटों की न्यूनतम कितनी संख्या निर्दिष्ट करता है? आरटीई कितनी करता है? 45। लेकिन ये तो मुझे पता है, धारा बता दो जहां पर आरटीई 2009 के अंदर शिक्षक के लिए न्यूनतम 45 घंटे की क्या रखी गई है? काम करने का मामला रखा गया है। धारा बता दोगे तो मैं मान लूंगी कि बुद्धि की धारा और रिवीजन की धारा सही दिशा में चल रही है। धारा कौन सी? धारा कौन सी है बताएंगे? 25 25, अच्छा 24 भी आई है, धारा 24 कुछ धारा 25, अरे 23 कैसे हो जाएगी औलाद? 23 या 24 बोल रहे? 23 तो टेट के बारे में बात करती है, पात्रता परीक्षा के बारे में बात करती है, ठीक है ना? बताओ जल्दी से क्या रहेगी? धारा 25 है भैया, धारा 25। अब किसी को लगा होगा दीदी धारा 24 होगी, क्योंकि क्योंकि दीदी टीचर्स के कर्तव्य कर्तव्य तो धारा 24 में बताए गए हैं, तो मैं कहूंगी नहीं, धारा 25 है। धारा 24 अध्यापकों के कर्तव्य बताती है कि समय पर आओ, काम पूरा करो, ये नहीं कहती कि भैया तुम्हें 45 घंटे एक हफ्ते में काम करना। वो ये कहती है समय पे आओ, सिलेबस पूरा करो, बच्चों के साथ तमीज से बात करो, ये करो वो करो वो करो, ऐसे करो। दिस इज धारा 25 बेटा जी, जहां छात्र शिक्षक अनुपात आप और हम करते हैं। एनसीएफ 2005 का सुझाव है कि कुछ एक्टिविटीज शांति शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। बताइए, शांति शिक्षा पीस एजुकेशन को बढ़ावा देती है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम ढांचे में सूचीबद्ध है? शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या आएगा? क्या एम है शांति शिक्षा का? महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाए कि बच्चा महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण ले, नैतिक शिक्षा सिखाई जाए, या शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ए। क्या होगा? राइट आंसर होगा ए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? एक्शन रिसर्च, स्टीफन एम कोरे जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में इसका प्रयोग किया, स्टीफन एम कोरे जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में इसका प्रयोग किया, बकिंगम जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की। तो आप बताएं क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? बेटा लाओ इधर आओ, मामा पास आओ। ओपन बुक एग्जाम की भी बात की गई है, कल ही बात कर रहे थे। मूल्यांकन सतत और व्यापक होगा, जी बिल्कुल। ग्रुप में असेसमेंट किया जाएगा, बिल्कुल। लगाओ कुल मिलाकर सरकारी ऑप्शन डी लगाओ। क्या लगाओ? सरकारी ऑप्शन डी लगाइए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में बलिया सतत करवाइए, ग्रुप में कराइए, लचीलापन रखिए, पेन पेपर से अलग मामला रखिए, और ओपन बुक एग्जाम कराइए, और साथ ही साथ 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक बनाइए। ये भी बात। यौवन का प्रारंभ बोले तो प्यूबर्टी, यौवन का प्रारंभ बोले तो प्यूबर्टी के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है? प्यूबर्टी के दौरान कौन सी चीज बाहर अभिव्यक्त नहीं हो रही होगी? बाहर नहीं दिख रही होगी। अधिकार के खिलाफ विद्रोह बाहर दिखेगा कि नहीं? बेचैनी, स्वतंत्रता का दावा, सक्रिय व्यवहार से ज्यादा गतिहीन व्यवहार को प्राथमिकता देना, कौन सी चीज बाहरी तौर पर नहीं दिख रही होगी? यानी कुल मिलाकर अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो एक ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं आपको क्या वो उस प्रकार से नहीं दिख रहा होगा जिस तरीके से आप उसको देखते आए हैं। तो इसका जवाब आप मुझे देंगे। व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? बताएंगे पक्का? कभी कभी जो आप जवाब देते हो ना, बहुत ही जबरदस्त जवाब देते हो, मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो। देखो फिर ना कहना कि हमने तुमको मौका नहीं दिया था। जल्दी